केसर चंद्र सेन वगैरह के साथ पूरे बिहार और बंगाल में उनका कार्यक्रम और दौरा रहा। बहुत कम उम्र में 51 वर्ष की उम्र में उनका बनारस में देहांत हुआ। वहीं बीपी मंडल जी जो सबसे छोटे पुत्र थे, उनका जन्म हुआ। उनके बड़े पुत्र सिंह 1924 में भुवनेश्वरी प्रसाद मंडल और दूसरे पुत्र कमलेश्वरी प्रसाद मंडल 1937 में बिहार विधानसभा के सदस्य थे। विधान परिषद बीपी मंडल 1952 में एमएलए बने थे मधेपुरा से। 68 में वो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। सबसे पहले पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री थे और चंद समय के लिए बने थे। इंदिरा गांधी से जबरदस्त उनका संघर्ष हुआ था बनने के लिए। यूं कहा जाए कि ब्राह्मण वाद से संघर्ष था, क्योंकि जब गांधी मैदान में उनकी पहली सभा हुई थी तो बिहार में जाति है बिहार, उन्होंने बड़े जोरदार ढंग से उस पूरे सभा पे पथराव वगैरह किया, जवाब भी मिला था। तो वो संघर्ष चलता रहा। 77 में जब वो एमपी बने तो मोरारजी भाई उनको मंत्री बनाने वाले हैं, ऐसा सभी अखबार और सभी लोग कह रहे थे, क्योंकि बिहार में जनता पार्टी के 5 बड़े नेताओं में से वो थे जिन्होंने लालू प्रसाद जी को भी टिकट पहली बार दिया। वो उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष बिहार, तो उनको मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन कुछ समय बाद मोरारजी देसाई ने कहा कि आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। पिछड़े वर्ग का जो पहला कमीशन था काका कालेकर कमीशन, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाई उसमें उन्होंने प्रावधान किया था दलितों के लिए, एसटी के लिए आरक्षण। उसके अलावा उनकी सोच थी कि इस समाज में और भी लोग पिछड़े हैं, उनका कैसे पहचान हो और उनको आगे बढ़ने के लिए कैसे समान अवसर दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो इसके लिए काका कालेकर कमीशन 1953 में बनी थी। ब्राह्मण थे काका कालेकर और अपनी ही कमीशन के अनुशंसाओं को निरस्त करते हुए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा कि ये जो कमीशन अनुशंसा कर रही है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए, उसका मैं विरोध करता हूं। खुद चेयरमैन ने चिट्ठी लिखी राष्ट्रपति। नतीजा था कि वो डस्टबिन में चला गया। 77 में जब ये बना और 1979 में रिपोर्ट आई तो एक बड़ी बात थी कि इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यक भी पिछड़े में आते हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय जगह में डॉक्टर रतनलाल जी जानते हैं कि इतिहास विभाग में अगर 5 नियुक्तियां हुई डिपार्टमेंट में प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसमें से 4 कम से कम अल्पसंख्यक थे जो मंडल कमीशन के कारण वहां थे। तो मंडल कमीशन सिर्फ किरकिरी नहीं बना ब्राह्मणवाद के आंकड़ों का, क्योंकि पिछड़ों को मौका मिल रहा था, बल्कि इसलिए कि इसमें सभी पहली बार अल्पसंख्यक समुदाय को भी अवसर मिल रहा। और उसका नतीजा है कि मोदी जी ने इसको निरस्त करने के लिए नए कमीशन की घोषणा कर दी। जैसे 23 जुलाई से नया सत्र आरंभ होगा, राज्यसभा में वो रोक दिया गया था, अब वो पास जैसे होगा तो राज्यसभा के पास होने के बाद मंडल कमीशन निरस्त हो जाएगा और नया कमीशन जो बनेगा उसमें प्रावधान पिछड़ों को पहचानने का संविधान के विपरीत आर्थिक आधार रहेगा। मैं बताना चाहता हूं मंडल कमीशन की रिपोर्ट में आर्थिक आधार एक अहम आधार, लेकिन मूल आधार जो बना वो जातिगत आधार था। उसमें किस जाति के लोग को 11 पॉइंटर्स थे कि उनकी महिलाओं को पानी पिलाने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है, उनके बच्चे कितने पढ़े हैं, उनको कितनी जमीन है, उनको शिक्षा क्या है, नौकरी क्या है, सब प्रावधान के बाद कमीशन ने रिपोर्ट दी। लेकिन अब सिर्फ मोदी जी के हाथ में, क्योंकि संसद को भी नहीं रहेगा अधिकार किस जाति या किस समुदाय को पिछड़ा घोषित किया जाए। कैबिनेट अनुशंसा करेगी और राष्ट्रपति उसको अनुमोदन करेगा। जो भी राष्ट्रपति बनेंगे, जाहिर है अगर रबर स्टैंप हुए तो उसमें 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे। जो अगर सौभाग्य से मीरा कुमार जी बनी तो हो सकता है 2 बार पूछ लें, लेकिन उसके आगे उनको भी अधिकार रोकने का नहीं रहे। और जिग्नेश मेवानी है गुजरात में,
डॉक्टर रतनलाल है दिल्ली और बिहार में भी ये देखते रहते हैं। हमारे साथी हैं चंद्रशेखर आजाद, जिसको जेल में रखा गया है, क्योंकि ये संदेश जा रहा है कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक अपने नए नेतृत्व के साथ मोदी का मुखौटा उतारते हुए उसको गद्दी से उतारे। ये हमदर्द सरकार में ऐसा हो, इंशाअल्लाह ऐसा होगा। और इसमें मैं समझता हूँ कि आपको सिर्फ मैं 2 लाइन केवल ईवीएम पे बताने से पहले मैं एक बात, मैडम ने कही कि बाबा साहब को पानी पीने के लिए भी कैसे रोका जा रहा था। एक मेरे ध्यान में आ गया, बाबू जगजीवन राम रेल मंत्री और रेल मंत्री की हैसियत से पीने के पानी का प्रावधान उन्होंने स्टेशनों पर किया। और चूंकि वो दलित थे, ऐसा माना जाने लगा, और कुछ लोग उसमें एम्प्लॉयड भी थे जो दलित थे, कि ये सारे लोग दलित थे, तो इनके हाथ से पानी कौन पिएगा? ट्रेन में प्यासे मर जाएंगे, लेकिन पानी पिलाने वालों को नहीं बुलाएंगे। उनका नाम रखा गया पानी पांडे, और सभी जगह स्टेशनों पर लिखा गया। अब आम भारत की जनता जो है वो इतनी सोचती नहीं है, पानी पांडे में पंडित जी पिला रहे हैं। वो पंडित जी हैं कि कौन जी हैं वो देखने नहीं जाते थे, प्यास लगी है तो जाहिर है उनको पानी पीना ही पड़ता था। तो इसी तरह हमें भी हर चीज में जरूरी नहीं है कि हम उनका गर्दन पकड़े, कुछ दिमाग लगा करके अपनी बातों को हम सामने रखें और मनवाएं। और सर बैठे हुए हैं, इंडिया बिकने वाला है, रेलवे बिक रहा है, स्टेशन बिक रहे हैं, 4 लाख नौकरी, रेलवे का टोटल स्ट्रेंथ 15 लाख था, 11 लाख हो गया है। किसानों पर गोली चल रही है, कोई ये नहीं महसूस किया जा रहा है कि उनको गलती कर रहा है। बैंक में आपके ही पैसे निकालने पर आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। आप नया नाटक शुरू हुआ है कि एटीएम में आप जाए, पैसा आपका नहीं मिलेगा, आपका कट जाएगा पैसा। ये पिछले 2-3 दिनों में मैं मेरे कॉलेज में 10 लोग आके ये शिकायत की है। इसके साथ साथ ईवीएम है, वोट कहीं डालोगे जाएगा कहीं, वीवीपीएटी भी क्या फुल प्रूफ है, ये क्यों हो रहा है? ऐसा हिम्मत कौन जुटा है? लोकतंत्र में जो विश्वास रखते हैं उसको एक वोट, गाली देने वाला भी खड़ा है, उसका भी वोट चाहिए होता है, हाथ जोड़कर जाते हैं। तुम ब्राह्मण हो तो भी दो, अगर मैं खड़ा हूं चुनाव में तो कोई बात नहीं, ब्राह्मण हो वोट तो तुम्हारा है, आ जाए मेरे पास। और आप इतने बड़े समुदाय को, दलितों को सहारनपुर में नस्तानाबूद कर रहे हैं, उनको क्रश कर रहे हैं, पिछड़ों को आप लात मार रहे हैं, क्यों, किस बलबूते? और अगर आप सोशल मीडिया पे ईवीएम पर एक शब्द लिखिएगा तो ऐसे आप पर झपट पड़ेंगे कि लगता है जैसे किसी के बाप को आपने गाली दी। जो लोग कल तक ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाए हुए, उन्हीं के पार्टी के लोग लगेगा कि फेसबुक और ट्विटर से निकल कर आपके गर्दन पकड़ रहे हैं। क्यों? ये गंभीर विषय है। नीदरलैंड्स में नहीं होता है, उन्होंने रिजेक्ट किया हुआ है, आयरलैंड में रिजेक्ट किया हुआ है, जर्मनी में रिजेक्ट किया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स के कई स्टेट्स में भी सिर्फ वीवीपीएटी का प्रावधान है। इंग्लैंड और फ्रांस में कभी भी ईवीएम का प्रयोग नहीं हुआ। जो चिप बनाते हैं ईवीएम वो नहीं प्रयोग करते, जो ईवीएम भेजते हैं